नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 1 जून 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चेक करते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट और GNP विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। देखिए, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? इट इज अ टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय कंट्री सिटीजन इन ए गिवन फाइनेंशियल ईयर इररेस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन। एक कंट्री के सिटीजन्स द्वारा बनाया गया गुड्स एंड उनके द्वारा किया गया सर्विसेज, इनकी जो टोटल वैल्यू है इसको बोलते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, वो भी एक फिनेंशियल ईयर में। इरेस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन लिखा है, मतलब हमारे सिटीजन इंडिया में या इंडिया के बाहर जाके काम करो और वो पैसे इंडिया में भेजो, तो ये ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में काउंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, बॉलीवुड के एक फिल्म स्टार है प्रियंका चोपड़ा। ये हॉलीवुड में भी जाके काम करती है, जैसे मूवीज़ में एक्टिंग की है और काफ़ी सारे वेब सीरीज़ में भी आई थी। तो ये क्या करेगी, शादी से पहले की बात कर रहा हूँ मैं प्रियंका चोपड़ा की, तब वो क्या करती थी, जितने पैसे बना रही है वो इंडिया बेचती थी, क्योंकि इनके सारे रिलेटिव्स वगैरह इंडिया में हैं। तो प्रियंका चोपड़ा जो अमेरिका में जाके काम करती है और इंडिया बेचती है, तो हमारी GNP में वो ऐड होता है। ठीक है, हमारी सिटीजन बाहर जाके काम कर रही है, पैसे कमा रही है और पैसे हमारे देश में भेज रही है, तो ये हमारे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में काउंट होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। वाइल कैलकुलेटिंग GNP, इनकम जनरेटेड बाय फॉरेनर्स इन ए कंट्री इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, ये उल्टा हो गया, मतलब अमेरिका वालों के लिए, अमेरिका, प्रियंका चोपड़ा का ही केस ले लो, ये अमेरिका का GNP में काउंट होगा क्या? नहीं, क्योंकि अमेरिका में वो पैसे कमा रही है काम करके और पैसा वो इंडिया भेज रही है, तो अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के GNP में वो काउंट नहीं होगा। यही लिखा है इधर, वाइल कैलकुलेटिंग GNP, इनकम जनरेटेड बाय फॉरेनर्स इन ए कंट्री। एक कंट्री में कोई फॉरेनर्स आके काम कर रही है और कम कर रहा है और पैसे कमा रहा है, तो वो उन कंट्री के GNP में काउंट नहीं होगा। राइट, while calculating GNP, income generated by nationals of a country outside the country is taken into account। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब हमारा स्टेटमेंट देख लीजिए। पहला तो बेसिक डेफिनेशन है, ये तो सही होना ही है। सेकंड क्या लिखा है, while calculating GNP, income generated by foreigners in a country is taken into consideration, गलत। अब समझ में आ गया होगा आपको GNP क्या होता है। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2, Section 124A of the Indian Penal Code (IPC) has been in controversy for far too long. What is it all about? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी, सेडिशन। देखिए, वैसे सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे इंडियन पीनल कोड का सेक्शंस याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर कुछ सेक्शंस जो है दोस्तों इंडियन पीनल कोड का या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये अक्सर न्यूज़ में दिखाते रहते हैं। जैसे अब ये सेक्शन 124 अल्फा हो गया, ये काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है, तो ये क्या है, इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। वैसे इंडियन पीनल कोड का कुछ सेक्शंस जो है काफ़ी फेमस है, जैसे 302 IPC है। ये तो आपने काफ़ी बॉलीवुड मूवीज़ में भी सुना होगा। जज अपना जजमेंट देते हैं, सेक्शन 302 IPC के हिसाब से ही से कल्प्रिट, इन्होंने मर्डर किया है, मर्डर चार्जेस इन पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन 302 IPC तो आपने सुना ही होगा। ये सेक्शन 124A क्या है, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है दोस्तों। ये सेडिशन है बेसिकली। सेडिशन क्या होता है, हमारे नियम के हिसाब से इन लॉ सेडिशन इज सर्टेनली एन एक्ट ऑफ स्प्रेडिंग डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अगेंस्ट न्यूज़ फैलाना या गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऐसा कोई फेक न्यूज़ फैलाना, गवर्नमेंट को डिफेम करने की कोशिश करना, ये सब सेडिशन में काउंट होता है। ये एक्चुअली ब्रिटिश राज का एक रूल है। उस टाइम पे जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते थे उनको अरेस्ट करते थे सेडिशन के चार्ज लगा के, तो ये ब्रिटिशर्स का एक टूल था। पर आज भी सेक्शन 124 अल्फा में सेडिशन लिखा हुआ है। ठीक है, पर कुछ गवर्नमेंट जो है इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। ये तो आपको पता है, ये इंडिया है, इंडिया में ऐसे होते ही रहता है। सेडिशन लॉ सेज whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government। तो बेसिकली गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ साइन से, बोली या लिखित या विजिबल रिप्रेजेंटेशन, कुछ दिखाया, गेस्टर दिखाया, कुछ भी अगर लोगों को भटकाया गवर्नमेंट के अगेंस्ट, से ये सेडिशन में काउंट हो सकता है। रिसेंटली आंध्र प्रदेश के एक न्यूज़ के रिगार्डिंग ये काफ़ी न्यूज़ में आया था,
इतना डीप में नहीं जा रहा हूँ बेसिकली। तो सेक्शन 124 अल्फा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये इंडियन पीनल कोड का एक सेक्शन है जो सेडिशन चार्जेस इसमें क्लियरली लिखा हुआ है। तो आंसर इज ऑप्शन बी, सेडिशन। क्वेश्चन नंबर 3, Who among the following is not a member of the selection committee for appointment of National Human Rights Commission members? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन सी, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है दोस्तों? आप सबको पता है, ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो मतलब जो भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहेगा वो राज्यसभा का चेयरमैन भी रहेगा, ठीक है। अब देखिए, मतलब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा चुनने के लिए और कोई तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जो वाइस प्रेसिडेंट है वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बन जाता है। इसको बोलते हैं एक्स ऑफिशियो, राइट। अब देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है दोस्तों? बेसिकली आपको पता है, ह्यूमन राइट्स इश्यू को सॉर्ट आउट करने के लिए ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया हुआ है। ये बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब एक लॉ बनाया हुआ है ये बॉडी सेटअप करने के लिए, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब वही होता है जो बॉडी हमारा कोई आर्टिकल, संविधान में कोई आर्टिकल के हिसाब से कोई बॉडी सेटअप करते हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ध्यान दीजिएगा। तो जस्टिस अरुण मिश्रा का नाम आ रहा है अभी, जो सुप्रीम कोर्ट का एक जज थे जो रिटायर हुआ लास्ट ईयर, वो अभी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बनने वाला है, राइट। अब देखिए दोस्तों, नेम ऑफ जस्टिस मिश्रा वाज रिकमेंडेड बाय ए पैनल कंसिस्टिंग ऑफ, ये न्यूज़ सुबह हर्षित सर ने कवर किया था। बेसिकली आपको ये जानना चाहिए, एनएचआरसी मेंबर्स को सेलेक्ट करने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बैठता है, इसमें कौन कौन मेंबर्स रहते हैं। वैसे आजकल काफ़ी स्टैट्यूटरी बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का अपॉइंटमेंट हुआ है रिसेंटली, तो इसमें ये भी न्यूज़ में आया है कौन कौन सिलेक्शन कमेटी में है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट कमेटी में या सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन रहता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में। देखिए इसमें कौन कौन है, प्राइम मिनिस्टर है जो चेयरमैन है, ऑब्वियसली वो सीनियर मोस्ट है तो वो चेयरमैन रहेगा। स्पीकर ऑफ लोकसभा, यूनियन होम मिनिस्टर, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो इतने मेंबर्स रहते हैं उसमें। तो रिसेंटली ये जस्टिस अरुण मिश्रा को भी अपॉइंट करने वाला जो डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है, ये भी थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल बना है, क्योंकि हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने काफ़ी पॉइंट्स उठाया है। ये मैं इधर नहीं बोल रहा क्योंकि हर्षित सर ने सुबह डिस्कस किया था। अब हमारा स्टेटमेंट देख लीजिए क्या क्या लिखा है। स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑब्वियसली ही इज ए मेंबर, यूनियन होम मिनिस्टर मेंबर है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ये मेंबर नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है, आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू डी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज आश्रयन प्रोजेक्ट समटाइम सीन इन न्यूज़। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन ए, ये बांग्लादेश गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टास्क विद बिल्डिंग होम्स फॉर होमलेस एंड डिस्प्लेस पीपल। देखिए बांग्लादेश गवर्नमेंट ने काफ़ी पहले एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम है आश्रयन प्रोजेक्ट, जिसमें उन्होंने होमलेस एंड डिस्प्लेस पीपल को घर बना के दिए थे। पर आज भी ये प्रोजेक्ट रेलेवेंट है, इसलिए कि आपने रोहिंग्यन क्राइसिस सुना होगा। आपको पता है रोहिंग्यंस का जो पॉपुलेशन है ये बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा है। बांग्लादेश में कोक्स बाजार करके एक एरिया में इनका हाईली डेंस पॉपुलेशन है, ठीक है। तो बांग्लादेश गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको बेसिकली अच्छा इंटेंशन में किया था, इनको उधर से शिफ्ट करने के लिए। बेसिकली इनका पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया, ज़्यादा क्राउडेड हो गया था, तो इनको रीलोकेट किया गया बाशानचार आइलैंड में जो बांग्लादेश के अंदर है। आपको इधर बांग्लादेश दिख रहा है, इधर बे ऑफ बंगाल में मेघना रिवर के माउथ में एक आइलैंड है बाशानचार करके। बेसिकली ये आइलैंड वाज फॉर्म विद हिमालयन सिल्ट इन 2006, तो काफ़ी साल नहीं हुए ये आइलैंड को बने हुए, नेचुरली बना था। बेसिकली हिमालयन माउंटेन से जितने भी हिमालयन रिवर्स है वो सिल्ट लेके आते हैं, सेडिमेंट्स लेके आते हैं, आपको पता है ये। इसी से 2006 में ही ये बाशानचार आइलैंड बना था। तो बांग्लादेश गवर्नमेंट ने इसी आइलैंड में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, बेसिकली काफ़ी सारे घर बनाए और यहाँ रोहिंग्यंस को शिफ्ट किया। तो बहुत सारे रोहिंग्यंस ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है। अब रोहिंग्यंस उधर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है कि ये जो आइलैंड का इकोसिस्टम है ये फ्रेजाइल है, मतलब 2006 में बना है, इधर फ्लडिंग का चांस है, इधर रहना सेफ नहीं है करके। वैसे ये जो शिफ्टिंग ऑफ रोहिंग्यंस जो बांग्लादेश गवर्नमेंट ने किया ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल था, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का जो रेफ्यूजी एक कन्वेंशन है या रेफ्यूजी एक इनका एक सब ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने काफ़ी रिपोर्ट में लिखा था इसके बारे में। मतलब बांग्लादेश गवर्नमेंट ने जो रोहिंग्यंस को शिफ्ट कर रहे हैं बाशानचार आइलैंड में, ये सेफ नहीं है, ये नहीं करना चाहिए इस तरह करके। पर बांग्लादेश गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये कर लिया, 2 बैच ऑलरेडी जा चुका है उधर, ऑलरेडी रोहिंग्यंस उधर रह रहा है, ये बात क्लियर है, ठीक है। देखिए प्रपोजल वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूएन रिफ्यूजी एजेंसी एज लॉजिस्टिकली चैलेंजिंग, ठीक है। ये लॉजिस्टिकली चैलेंजिंग बोला गया था यूनाइटेड नेशंस का रिफ्यूजी एजेंसी ने, और काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिपोर्ट किया था ये गलत हो रहा है करके।
पर ये अलग बात है दोस्तों, बांग्लादेश गवर्नमेंट को ही पता है, उनके पास भी ज़्यादा पैसे नहीं है, वो भी अच्छे इंटेंशन में कर रहा होगा, वो अलग बात है, हमें इतना ज़्यादा मालूम नहीं है उनका इंटेंशन क्या है क्या नहीं है। बाशनचार हास ऑल्सो नोन एज चारपिया इज एन आइलैंड इन हतिया बांग्लादेश। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश में हतिया में एक आइलैंड है, इसको चारपिया भी बोलते हैं। लोकेशन आपको इधर दिख रहा है, 34 किलोमीटर है फ्रॉम मेनलैंड। इट्स नेम इन बंगाली मीन्स फ्लोटिंग आइलैंड। ठीक है, फ्लोटिंग आइलैंड इसका नाम ही है। देखिए 2006 में हिमालयन सिल्ट से बना था, मैंने आपको बता दिया, तो आप समझ सकते हो कितनी फ्रेजिल इकोसिस्टम हो सकता है उधर का। इट इज अंडर वाटर फ्रॉम जून टू सितंबर एनुअली बिकॉज ऑफ मानसून एंड इट हैज़ नो फ्लड फेंसेस। ये देखिए, ये जो स्टेटमेंट है काफ़ी पहले का है, बांग्लादेश गवर्नमेंट का कहना यह है ये सब के लिए ऑलरेडी एक्शंस ले चुका है, तो ये स्टेटमेंट मैं इधर कट कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, मुझे भी इतना क्लियर न्यूज़ के बारे में मुझे भी कोई एलिगेशन नहीं डालना चाहिए। 2015 जून को बांग्लादेशी गवर्नमेंट सजेस्टेड रीसेटलिंग रोहिंग्या रेफ्यूजीज ऑन द आइलैंड अंडर इट्स आश्रयन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आश्रयन प्रोजेक्ट हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आंसर इज ऑप्शन ए बांग्लादेश गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो दोस्तों हमारा डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी वास, ये यूपीएससी प्रीलिम्स में 2014 में पूछा गया था। आंसर इज ऑप्शन सी द हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशंस विद स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री से पूछा गया। अगर आप क्लास 7 हिस्ट्री, एक छोटा सा किताब है, वो ठीक से पढ़े हो, इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से बता पाओगे। ठीक है, आज का क्वेश्चन देख लीजिए, ये यूपीएससी 1995 में काफी पहला का क्वेश्चन है, देख लीजिए। Which of the following are matters on which a constitutional amendment is possible only with the ratification of legislatures of not less than 1/2 of the states? Very simple question. इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। वैसे हम एक वेबसाइट ऑलरेडी डिज़ाइन कर रहा है, वो जब लॉन्च हो जाएगा आपके सारे डाउट्स क्लियरिंग सेशंस या आपको जितना आर्टिकल्स चाहिए आपकी पढ़ाई के लिए, वो सब हम उधर प्रोवाइड किया करेंगे। तो आज के लिए आप टेलीग्राम चैनल में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।